हेलो एवरीवन, कैसे आप सभी लोग। उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे और स्वस्थ होंगे और अपनी तैयारी अच्छे से कर रहे होंगे। नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी को ग्लोबल स्टडी सेंटर के इस खूबसूरत सा प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। आज की क्लास में हम आपको विज्ञान के 20 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देंगे। उसमें से आपको 20 में से 20 क्वेश्चन को सही करके दिखाना है। आज की क्लास चैलेंजिंग है, इसीलिए क्लास को लास्ट तक बने रहिएगा। तो क्लास को बिना देरी करते हुए क्लास को स्टार्ट करते हैं। पहला नंबर प्रश्न है कि एक लिंगी पादप का उदाहरण है। एक लिंगी पादप का उदाहरण है ऑप्शन पपीता। ठीक है, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। यहाँ से एक और प्रश्न बनते हैं कि द्विलिंगी पादप का उदाहरण है। द्विलिंगी पादप का उदाहरण है क्या है? सरसों। ठीक है, और एक और क्या है? गुलाब का फूल। ठीक है, याद रखिएगा, इसे याद रखिएगा। हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। दूसरा नंबर प्रश्न है प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम के दूसरे नियम को क्या कहते हैं? ठीक है, प्रकाश के अपवर्तन के दूसरे नियम को क्या कहते हैं? तो स्टेल का नियम कहते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी सही होगा। ठीक है, प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम है? तो 2 नियम है। ठीक है, और प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम है? तो 2 नियम है। ठीक है, पर स्नेल के नियम का गणितीय रूप क्या है? तो गणितीय रूप है sin I बटे sin R। ठीक है, स्नेल के नियम का गणितीय रूप है। ठीक है, अगला प्रश्न नंबर तीसरा क्या है? मनुष्य में गुणसूत्र कितने जोड़ी पाई जाती हैं? मनुष्य में गुणसूत्र कितने जोड़ी पाई जाती हैं? याद रखिएगा प्यारे बच्चों, 23 जोड़ी। ठीक है, यहाँ से एक और प्रश्न बनते हैं, मनुष्य में कितने गुणसूत्र पाए जाते हैं? कितने गुणसूत्र पाए जाते हैं? तो 46। ठीक है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न नंबर चौथा है, पुरुषों का लिंग गुणसूत्र होता है। पुरुषों का लिंग गुणसूत्र होता है XY। ठीक है, और XX किसका होता है? स्त्री का। ठीक है, यहाँ से एक और प्रश्न बनते हैं कि लिंग गुणसूत्र का, याद रखिएगा, लिंग गुणसूत्र का पूर्ण जोड़ा किसमें पाया जाता है? ठीक है, लिंग गुणसूत्र का पूर्ण जोड़ा किसमें पाया जाता है? तो याद रखिएगा प्यारे बच्चों, स्त्री में। क्या पाया जाता है? XX, लिंग गुणसूत्र का पूर्ण जोड़ा। ठीक है, अगला प्रश्न है 5वां नंबर प्रश्न है, रक्त का थक्का किस अवयव के द्वारा बनता है? रक्त का थक्का किस अवयव के कारण बनता है? याद रखिएगा, प्लेटलेट। ठीक है, प्लेटलेट इसे बोलते हैं, इसे रक्त विमाणु भी बोलते हैं, रक्त विमाणु। ठीक है, और हीमोग्लोबिन, रक्त का लाल रंग किसके कारण होता है? तो हीमोग्लोबिन के कारण। ठीक है, और हीमोग्लोबिन में कौन सा तत्व पाया जाता है? तो हीमोग्लोबिन में कौन सा तत्व पाया जाता है? तो लोहा। ठीक है, Fe26 होता है इसका। ठीक है, याद रखिएगा इसे भी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 6 क्या है? अभिसारी लेंस निम्न में से कौन सा है? देखिए, अभिसारी लेंस को, उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस भी कहते हैं। ठीक है, उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस भी कहते हैं। इसका राइट आंसर ऑप्शन में हो जाएगा। और अवतल लेंस को क्या कहते हैं? अपसारी लेंस। ठीक है, अपसारी क्यों कहते हैं? देखिए, मान लीजिए ये कोई उत्तल लेंस है। ठीक है, ये क्या करता है कि मुख्य अक्ष के समांतर आती हुई किरण को फोकस होकर, ठीक है, यहाँ पे मिल जाता है, इसीलिए इसे अभिसारी लेंस कहते हैं। ठीक है, और अवतल लेंस क्या करता है? देखिए, ये मान लीजिए कोई अवतल लेंस है। ठीक है, ये मुख्य अक्ष के समांतर आती हुई किरण को क्या करते हैं? ये बिछला देते हैं। ठीक है, इसीलिए इस लेंस को अपसारी लेंस भी कहते हैं। ठीक है, और याद रखिएगा यहाँ से, उत्तल लेंस की फोकस दूरी क्या होती है प्यारे बच्चों? धनात्मक, और अवतल लेंस की फोकस दूरी
क्या होता है, ऋणात्मक। अगला प्रश्न 7वां है, निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए किस लेंस का उपयोग किया जाता है। देखिए, निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए अवतल लेंस का उपयोग करते हैं, ठीक है। और एक और प्रश्न याद रखिएगा यहाँ से, दूर दृष्टि दोष को दूर करने के लिए उत्तल लेंस का उपयोग करते हैं, ठीक है। और यहाँ से एक और प्रश्न बताइए तो बच्चों, निकट दृष्टि दोष में व्यक्ति को कहाँ की वस्तु देखने में दिखाई नहीं देता है, ठीक है। निकट दृष्टि दोष में कहाँ की वस्तु इंसान को दिखाई नहीं देता है, तो याद रखिएगा दूर का, ठीक है। और दूर दृष्टि दोष में व्यक्ति को कहाँ का दिखाई नहीं देता है, तो निकट का वस्तु दिखाई नहीं देता है, ठीक है। 8वां नंबर है, पीएच स्केल पर अगर किसी विलयन का मान 0 से 7 के बीच हो तो वह होगा, ठीक है। देखिए, मान लीजिए पीएच स्केल में, ठीक है, यहाँ पर हो गया 0, यहाँ पे 7, यहाँ पे हो गया 14, ठीक है। 0 से 7 के बीच में क्या होता है, अम्लीय होता है, ठीक है। और 7 से 14 के बीच में क्षारीय होता है, और 7 क्या होता है, उदासीन होता है, ठीक है। याद रखिएगा, पीएच प्रश्न क्या कर रहा है, पीएच स्केल पर अगर किसी विलयन का मान 0 से 7 के बीच है तो होगा अम्लीय, ठीक है। और क्षारीय कब होगा, 7 से 14 के बीच में, ठीक है। अगला प्रश्न, अम्ल वर्षा का पीएच मान होता है, अम्ल वर्षा का पीएच मान होता है जो 5.6, ठीक है, 5.6 होता है। अगला प्रश्न, खुला अम्ल, यहाँ से एक और प्रश्न याद रखिएगा, अम्ल वर्षा किसके कारण होता है, तो सल्फर डाइऑक्साइड गैस के कारण और नाइट्रोजन ऑक्साइड के कारण होता है, ठीक है, अम्ल वर्षा। अगला प्रश्न, खुला परिसंचरण तंत्र पाया जाता है, खुला परिसंचरण तंत्र पाया जाता है कॉकरोच में, ठीक है, याद रखिएगा। और कॉकरोच में याद रखिएगा, कॉकरोच में हीमोग्लोबिन नहीं पाया जाता है, क्या नहीं पाया जाता है, हीमोग्लोबिन इसमें नहीं पाया जाता है, ठीक है। जिसके कारण इसका रक्त यानी खून किस कलर का होता है, तो श्वेत, ठीक है। और यहाँ एक और प्रश्न याद रखिएगा कि कॉकरोच में कितने जोड़ी श्वास रंध्र पाए जाते हैं, ठीक है, याद रखिएगा 10 जोड़ी। फिर अगला इम्पोर्टेंट प्रश्न है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, एक एंगस्ट्रम का मान क्या होता है, एक एंगस्ट्रम का मान होता है, बताइए तो प्यारे बच्चों, एक एंगस्ट्रम का मान होता है 10⁻⁻10 मीटर, ठीक है। एंगस्ट्रम इसे ऐसे दर्शाया जाता है, ये, ठीक है, एंगस्ट्रम। अच्छा बताइए तो एंगस्ट्रम में किसे मापते हैं, तो बताइए तो तरंग दैर्घ्य को किसमें मापते हैं, एंगस्ट्रम में, ठीक है, इसका साइन ये होता है। और यहाँ से एक और 2 प्रश्न और बनता है, लाल रंग का तरंग दैर्घ्य, बताइए तो लाल रंग का तरंग दैर्घ्य क्या होगा, और बैगनी रंग का तरंग दैर्घ्य क्या होगा, बताइए तो जल्दी से। लाल रंग का तरंग दैर्घ्य अधिक होता है, ठीक है, जिसके कारण ये इधर इधर विचलित नहीं होता है, और बैगनी रंग का तरंग दैर्घ्य कम होता है, ठीक है। ये इसे याद रखिएगा, बहुत बार पूछे जाते हैं। 1 पिकोमीटर बराबर होता है, 1 पिकोमीटर बराबर होता है 10⁻⁻12 मीटर के, ठीक है, इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न 13 नंबर प्रश्न है, श्वेत रंग कितने रंगों के मेल से बना है, श्वेत रंग कितने रंगों के मेल से बना है, याद रखिएगा 7, ठीक है। और सूर्य का प्रकाश
याद रखिएगा, सूर्य का प्रकाश कैसा होता है, तो याद रखिएगा श्वेत। ठीक है, और सूर्य का प्रकाश सुबह और शाम, सुबह और शाम को कैसा दिखाई देता है, तो लाल। ठीक है, अगला प्रश्न, वायुमंडल में O2 गैस की उपस्थिति है। ठीक है, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा कि वायुमंडल में O2 गैस की उपस्थिति है। देखिए, ऑक्सीजन की उपस्थिति है 20.95। ठीक है, इसको लगभग 21%, लगभग, अगर ऑप्शन में अगर 21% है तो 21% मारिएगा, अगर 21% नहीं है तो आप मारिएगा 20, इधर 20 पॉइंट समथिंग करके देगा, उसको मारिएगा। ठीक है, और 78% किसका होता है, तो नाइट्रोजन का। ठीक है, और 0.03% किसका होता है, CO2 गैस का। ठीक है, यहाँ से एक और प्रश्न याद रखिएगा, चिप्स और कुरकुरे के पैकेट में कौन सा गैस भरा होता है, तो याद रखिएगा गैस भरा होता है तो नाइट्रोजन गैस। ठीक है, याद रखिएगा, इंपोर्टेंट प्रश्न पूछे जाते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है 15 नंबर, किसी अंतरिक्ष यात्री को आकाश कैसा प्रतीत होता है, किसी अंतरिक्ष यात्री को आकाश कैसा प्रतीत होता है, याद रखिएगा काला। काला क्यों प्रतीत होता है, देखिए इसका रीजन भी समझिए। आकाश में धूल कण नहीं है, ठीक है, जिसके कारण प्रकाश का प्रकीर्णन नहीं हो पाता है। ठीक है, जिसके कारण अंतरिक्ष यात्री को आकाश काला प्रतीत होता है। ठीक है, और हम लोगों को आकाश कैसा दिखाई देता है, तो नीला। पृथ्वी से आकाश को देखने पर कैसा दिखाई देता है, तो नीला। ठीक है, याद रखिएगा, इंपोर्टेंट प्रश्न है। ठीक है, अगला प्रश्न, समान अनुशीतलन रक्तदाब होता है। पहले याद रखिएगा, अ से याद रखिएगा अनुशीतलन, और अ से 80। ठीक है, 80 mm Hg, याद रखिएगा इसे। ठीक है, समान अनुशीतलन रक्तदाब होता है 80 mm Hg। ठीक है, और यहाँ 120 mm Hg कहता है प्रकुंचन दाब। ठीक है, ठीक है, और यहाँ से एक और प्रश्न बनता है, देखिए बताइए तो समान मनुष्य का रक्तचाप कितना होता है, यानी समान मनुष्य का बीपी रक्तचाप, यानी बीपी कितना होता है, ये तो याद रखिएगा 120/80 mm Hg। ठीक है, इसे याद रखिएगा, और ये 80 क्या है, तो अनुशीतलन है। ठीक है, और 120 क्या है, प्रकुंचन है। अगला प्रश्न है 17 नंबर, वास्तविक वस्तु का आभासी प्रतिबिंब बनता है। देखिए, अवतल दर्पण में क्या होता है, आभासी प्रतिबिंब बनता है। ठीक है, और सीधा बनता है। ठीक है, उत्तल दर्पण में ही आभासी बनता है और क्या बनता है, सीधा बनता है। ठीक है, और अवतल दर्पण में भी आभासी, वास्तविक, सीधा, उल्टा बनता है। ठीक है, तो वास्तविक वस्तु का आभासी प्रतिबिंब बनता है उपयुक्त तीनों दर्पण में। ठीक है, और पूछेगा वास्तविक प्रतिबिंब किस दर्पण में बनता है, वास्तविक प्रतिबिंब तो केवल अवतल दर्पण में। ठीक है, इसे याद रखिएगा। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। एल्केन का सामान्य सूत्र है, देखिए एल्केन का सामान्य सूत्र है CnH2n+2। ठीक है, एल्केन का सामान्य सूत्र ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। और एल्केन हो गया, इसे याद रखिएगा
एल्केन हो गया, ठीक है। और बताए तो एल्कीन का, ठीक है, एल्कीन का क्या होता है, तो CnH2n, ठीक है। और एल्काइन का क्या होता है, याद रखिएगा CnH2n-2 होते हैं, ठीक है, इसे याद रखिएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। निम्नलिखित में से कौन सा नेत्र का रंगीन भाग होता है, ठीक है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित, 19 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन नेत्र का रंगीन भाग होता है। इम्पोर्टेंट प्रश्न है, ठीक है, याद रखिएगा। रंगीन भाग है, नेत्र का रंगीन भाग है आइरिस, इसी को बोलते हैं परितारिका, ठीक है। यह आंख में क्या काम करता है, तो यह आंख में प्रकाश को कम ज्यादा भेजने का काम करता है, ठीक है। और रेटिना क्या है, तो आंख में जो प्रतिबिंब बनते हैं किसी वस्तु का, वो कहाँ पर बनता है, तो रेटिना पर। रेटिना पर क्या बनता है, इमेज का मतलब प्रतिबिंब बनता है, ठीक है। और प्रतिबिंब कैसा बनता है, अगर ये पूछ दे प्रतिबिंब कैसा बनता है, तो याद रखिएगा वास्तविक, उल्टा और वस्तु से छोटा प्रतिबिंब बनता है, ठीक है, रेटिना पर। अगला प्रश्न है, अगला 20 नंबर प्रश्न है, लास्ट प्रश्न है, ग्लोबल वार्मिंग के लिए उत्तरदायी गैस कौन है, ठीक है। ग्लोबल वार्मिंग के लिए उत्तरदायी गैस कौन है, या देखिए ऑप्शन नंबर सी, CO2 गैस, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस ग्लोबल वार्मिंग के लिए उत्तरदायी, ठीक है। यहाँ से 2 प्रश्न और पूछते हैं, देखिए कैसे पूछते हैं। मुख्य प्रदूषक गैस है, ठीक है, तो याद रखिएगा CO2, इसका भी आंसर यही होगा, CO2 गैस, ठीक है। और एक और प्रश्न यहीं से पूछता है कि ग्रीन हाउस किस गैस के कारण होता है, तो याद रखिएगा CO2, ठीक है, इसका भी ऑप्शन यही है, CO2 गैस, कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। तो आज के क्लास में हमने 20 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को बताया है। जल्दी से कमेंट करके बताएं कि तो आपका कितना सही हुआ है, जल्दी से, ठीक है, जल्दी से बताइए। तो आज के क्लास में हमने 20 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को सॉल्व किए हैं, तो जल्दी से कमेंट करके बताएं कि आपका कितना सही हुआ है, जल्दी से फटाफट कमेंट करके बताइए। तो आप सभी बच्चों से निवेदन है कि अपना कमेंट नीचे में लिखिए, हम सभी बच्चों के कमेंट को रिप्लाई जरूर देंगे। आज के क्लास को यहीं पे समाप्त करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नए टॉपिक के साथ। बेस्ट ऑफ लक, जय हिंद।